कहानी की शुरुआत उस मूसलाधार बारिश से होती है जो मानो वोंग टांग की किस्मत धोने आई थी। लेकिन यह बारिश भी उस बैड गाय को नहीं रोक पाई जिसने एक सूट पहने अजनबी पर अपना हथियार तान रखा था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका गूंजता है और वह आदमी लड्डखड्डा कर गिर पड़ता है। कुछ ही मिनटों में सड़कें खाली हो जाती हैं और पीछे रह जाती है एक बेजान आकृति जिसके नीचे खून का लाल धब्बा तेजी से फैल रहा था। अपने खून से सने हाथ को देख हमारा एमसी सोच रहा था कि क्या उसकी लाइफ का एंड इतनी गंदी सड़क पर बिल्कुल अकेले होने वाला है। लेकिन तभी क्लासरूम में एक जोरदार चीख गूंजती है जो उसे उसकी रियलिटी से झटके से बाहर खींच लेती है। वोंग टैंग का पूरा शरीर डिनाइल में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहां है। सामने बैठा उसका क्लासमेट उससे पूछ रहा था कि वह आज रात रोज के यहां पार्टी करने चलेगा या नहीं। शूजी को देखते ही वोंग टांग के होश उड़ डैज गए। आखिर ये लोग इस मरे हुए आदमी से दोबारा बात क्यों कर रहे हैं और यह इतना जवान क्यों दिख रहा है। वह अभी भी उसी शौक में था। उसे वो हमलावर, वो दर्द और वो मौत साफ याद थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह वापस इस क्लासरूम में कैसे लैंड कर गया। जब उसने अपना फोन उठाकर अपनी तस्वीर देखी तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है। उसे एक सेकंड चांस मिला था। डेस्क पर सिर रखकर उसने खुद से वादा किया, चाहे जो हो जाए वह अतीत को खुद को दोबारा दोहराने नहीं देगा। डरे हुए शूजी ने जब उसकी हालत पूछी तो वोंग टैंग ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, बस थोड़ी थकान है। तभी खिड़की के बाहर शोर मच गया। क्लास के लड्डके एक लड्डकी को चीयर कर रहे थे जो अकेले ही कुछ बुलीज को ठिकाने लगा रही थी। वोंग टांग खिड़की की ओर बढ़ा और दंग रह गया। पिछले जीवन में ऐसी कोई मेमोरी उसके पास नहीं थी। वह लड्डकी, लंबे पैर, कातिल लुक्स और ऐसे कॉम्बैट स्किल्स कि मानो वो कोई प्रोफेशनल फाइटर हो। वह उन गुंडों को बड़ी आसानी से हैंडल कर रही थी। उसके दोस्त ने फिर से आकर टोका कि वह डरा हुआ और डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, पर वोंग टैंग ने बस मुस्कुराकर बात टाल दी। जब वह स्कूल से बाहर निकला तो उसे असली झटका लगा। यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसे याद थी। तकनीक से लेकर माहौल तक सब कुछ बदल चुका था। अपने फोन को हाथ में थामे वह उन खबरों को पढ़ने लगा जो किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थीं। उसे पता चला कि 30 साल पहले आसमान में एक पोर्टल खुला था जिसने इस दुनिया का नाता दूसरी दुनियाओं से जोड़ दिया। इन दरारों से एक रहस्यमयी शक्ति निकली, डार्क एनर्जी। इस ताकत ने पूरी धरती का हुलिया ही बदल दिया और जानवर पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और ताकतवर बन गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोग अपनी सुध बुध खो बैठे जिसका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। इंसान ने खुद को बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स को हथियार बनाया जो अब दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल और जरूरत बन चुका था। वोंग टैंग यह सब देखकर हैरान था, पर उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरे पेरेंट्स अभी भी वही हैं? जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा उसके कदम डगमगा रहे थे। उसे डर था कि शायद अंदर उसे वो प्यार न मिले जिसकी उसे तलाश है। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला और ड्रामेटिक अंदाज में चिल्लाया, मैं घर आ गया हूं। उसकी मां कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली, हाथ मुंह धो लो, लंच तैयार है। यह सुनते ही वोंग टांग का सारा एटीट्यूड धुआं हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह पुराने जख्म, वो मौत और वो अकेलापन, सब कुछ उस एक पल में बह गया। डाइनिंग टेबल पर अपनी बचपन की फोटो देख उसे एहसास हुआ कि वह वाकई घर वापस आ गया है। लेकिन पुरानी यादों का काला साया अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे पिछली लाइफ में उसका परिवार बर्बाद हुआ था। उसके दादा की कंपनी डूब गई थी और उसके पेरेंट्स ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। इस बार नहीं। उसने अपने बेड पर लेटे हुए मुट्ठी कसी। पिछली बार मेरा डर मेरी मौत का कारण बना था, लेकिन इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अब वोंग टैंग के अंदर एक नई कॉन्फिडेंस और आग थी। उसे पता था कि अपने अपनों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। अगले ही पल वह एक आलीशान बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसकी मंजिल थी इस शहर की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। गेट पर मौजूद गार्ड ने उसे चेकिंग के लिए रोका और तभी वोंग टैंग की पारखी नजरों ने कुछ नोटिस किया। उस गार्ड की वर्दी पर स्पेशल रून्स बने थे जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहे थे।
यह इस बात का सबूत था कि अब मार्शल आर्ट्स सिर्फ हुनर नहीं बल्कि साइंस और जादू का मेल बन चुका है। बिल्डिंग के हॉल के बीचों बीच खड़ा वोंग टैंग अब किसी को बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें उस शख्स की हर हरकत को स्कैन कर रही थीं, जैसे वह किसी बड़े शिकार की तैयारी में हो। वह कॉन्फिडेंस के साथ फ्रंट डेस्क पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजीब नजरों से देखा और कंफर्म किया कि क्या उसने वाकई एडमिशन लिया है। उसने उसे स्टडी हॉल नंबर 2 की तरफ भेज दिया। हॉल से गुजरते हुए वोंग टैंग का सामना उन एथलीट्स से हुआ जो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं लग रहे थे। कोई पंचिंग बैग पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था तो कोई तलवारबाजी में अपनी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था। यह सब देखकर हमारे एमसी को एहसास हुआ कि यहां का कंपटीशन कितना तगड़ा है। तभी फर्श पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही उसने एक बद्धा बटन प्रेस किया, वह दंग रह गया। मशीन ने साफ साफ शब्दों में उसकी औकात दिखा दी। उसकी स्ट्रेंथ अभी सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पर थी, लेकिन असली तने खड्डा शख्स कुछ कार्ड्स लिए खड्डा था। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुम खुद को मार्शल आर्ट्स मास्टर समझते हो? चलो एक कार्ड चुनो। जब वोंग टैंग ने कार्ड चुना तो उस अजनबी ने उसे डांटा और चुपचाप पीछे आने को कहा। अपने सिर पर पड़े उस जोरदार मुक्के को सहलाते हुए वोंग टैंग ने हार मान ली और उसके पीछे चल दिया। पूरे शहर का नजारा देखते हुए उसने सोचा कि यहां की ट्रेनिंग तो किसी रेडियो जिम्नास्टिक्स जैसी लग रही है, पर यही इस दुनिया का सच था। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे प्यार से एग नूडल्स सर्व किए। उसके पिता वांग शिंटेंग थोड़े फिक्रमंद थे। जब वोंग टांग ने बताया कि वह पोलर स्टार जिम में मार्शल आर्ट्स सीख रहा है, तो उसके पिता ने उसके माथे को छुआ और पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें तो कभी मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं था। वोंग टेंग ने शांति से नूडल्स चबाते हुए कहा, बस एक बार ट्राई करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके पिता ने उसे गौर से देखा और आखिर में उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए एक पर्सनल ट्यूटर ढूंढने की बात की, लेकिन हमारे एमसी ने तुरंत मना कर दिया। वह जानता था कि कोई भी ट्यूटर उसके सीक्रेट सिस्टम को नहीं देख पाएगा और वह अपनी ग्रोथ को सबसे छुपा कर रखना चाहता था। आज के लिए इतना ही, वोंग टैंग ने उठते हुए कहा। कल से ट्रेनिंग और भी कड़ी डीटी होगी। पेरेंट्स उसे जाते हुए देखते रहे और दोनों ही गहरी सोच में डूबे थे। फादर काफी वरीड थे, पर अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बस इतना कहा कि कल उन्हें बहुत सारा मीट खरीदना होगा, क्योंकि जो इतनी एक्सरसाइज करता है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगले दिन हमारा एमसी सीधा जिम पहुंचा। उसने उन लेडी डीएचको को खुशी खुशी ग्रीट किया जिनसे वो कल मिला था। वो जानता था कि इन लोगों से उसे रोज मिलना है, इसलिए उनके साथ गुड टर्म्स पर रहना ही अक्लमंदी है। एक ब्रूनेट लडिचकी जिसे वो नहीं जानता था, उसे बड्ढी अजीब नजरों से देख रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने हवा में मौजूद बबल्स को अपने हाथ में इकट्ठा किया और खुद से कहा, जो जल्दी जागेगा बाजी वही मारेगा। इसके बाद वोंग टैंग ने बोर्ड चेक करने का फैसला किया। वो यह देखने के लिए बेताब था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी है। वह तेजी से मूव करने लगा और खुद से बोला, अब सही वक्त है यह जानने का। कुछ ही पलों में वोंग टैंग ने ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है। बॉक्सिंग खत्म करने के बाद उसने ट्रेडमिल पर दौड़ने का फैसला किया। वह अपनी मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ा, यह देखने के लिए कि वह किस लेवल तक जा सकता है। आखिरकार वह उस सर्कल में रुका जो पावर को मापता है। स्क्रीन पर नंबर्स आए और उन्हें देखकर वह थोड़ा अपसेट हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी भी लो लेवल पर है, जो उसके बॉडी टाइप से मैच करती थी। उसकी स्पीड भी काफी कम थी। उसे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे सुधारा जाए। लेकिन अगले ही पल उसने तय किया कि खराब मूड की वजह से वह रुकने वाला नहीं है। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत से वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। वह ब्रूनेट लड़की अभी भी उसे देख रही थी और सोच रही थी कि क्या यह वही कल वाला अजीब लड़का है। उसने मान लिया कि यह बंदा पक्का पागल है, इसलिए इससे दूर रहना ही ठीक है। वोंग टैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका गोल कुछ और था। उसने अपनी स्क्रीन को गौर से देखा और सोचा कि आगे क्या करना है।
लड़की तब हैरान रह गई जब उसने अचानक एक तलवार उठाई। उसे समझ आया कि वह तलवार चलाना सीखने का प्लान बना रहा है। हमारे एमसी को याद आया कि उसे शैडो सीरीज स्किल की एक कॉपी मिली थी, इसलिए उसने ब्लेड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कुछ ही सेकंड्स में वह हवा को ऐसे चीर रहा था जैसे उसने यह काम सैकड़ों बार पहले किया हो। उसे देखते हुए उस लड्डी एचकी ने अपने दोस्त से पूछा, क्या ये वही बंदा है जो कल बेसिक एक्सरसाइज कर रहा था? वोंग टैंग को कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या बातें कर रहे हैं। उसका पूरा फोकस अपने काम पर था। कुछ मिनटों बाद उसने तलवार वापस केस में रख दी। वहां मौजूद लोग पूरी तरह कंफ्यूज थे। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या इसने बस इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। उन्हें लगा इस अजनबी के साथ कुछ गड्डी डी 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 बद्दी है, क्योंकि इसने बस एक पल के लिए तलवार की प्रैक्टिस की और फिर वापस बॉक्सिंग करने लगा। उन्हें वह बहुत अजीब लगा। तभी एक आदमी भी डीएच की तरफ मुद्दा और पूछा कि वे सब ट्रेनिंग करने के बजाय वहां खाड़ी डी डीजे क्यों हैं। उस लड्डेचकी ने पैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वे किस तरह का मॉन्स्टर यहां ले आए हैं। वह इस बात से हैरान थी कि उसने तलवार छोड़ ढाते ही बॉक्सिंग शुरू कर दी। वोंग टैंग ने सबको इग्नोर किया और पंचिंग बैग पर फोकस रखा। वह आदमी भी रुककर उसे देखने लगा और उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। मुस्कुराते हुए हमारा एमसी अपने टीचर की तरफ मुद्दा और कहा कि उन्हें देखकर अच्छा लगा। वोंग टैंग को ज्यादा फॉर्मल रहना पसंद नहीं था, इसलिए उस आदमी ने कहा कि वह उसे बस ब्रदर पैंग बुला सकता है। पैंग ने समझाया कि वह खुद कड़ीढ़ी मेहनत करने के लिए जल्दी आया है। उसने बताया कि वह 20 साल से ज्यादा का है और अपना लेवल सुधारना चाहता है। उसने यह भी बताया कि आज सीनियर मास्टर्स आने वाले हैं और वह उनसे मदद मांग सकता है। वोंग टैंग को अपना मेंटर पसंद आया और उसे लगा कि वह एक बेहतरीन इंसान है। उसने मन ही मन सोचा कि ट्रस्ट बनाने का यह सबसे सही समय है। तभी वोंग टैंग अचानक उस लड़की की तरफ मुद्दा। वह लड़की ब्लशेस, लेकिन वोंग टैंग ने उससे सीधे पूछा कि क्या वह फेट में यकीन रखती है। वह लड़की हकलाने लगी और कुछ कहने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने अजीब सवाल क्यों पूछ रहा है। ऐसा लग रहा था कि हमारा एमसी कुछ और भी कहना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। कमरे में सन्नाटा छा गया और वह हैरान लड़की बस उसे देखती रही। उसने एक किताब को जोर से पकड़ रखा था। उसके हाथों से किताब लेते हुए वोंग टैंग तेज आवाज में बोला कि उसने नोटिस किया है कि वह ग्रेट पाल्म टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही है। हमारा एमसी चिल्लाया कि उसके पास करने को बहुत कुछ है और वह आगे की तरफ भाग गया। पीछे से किसी ने पूछा कि क्या वह जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वह जल्द ही घर जाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखते हुए वोंग टैंग ने नोटिस किया कि वह अब एक एवरेज स्किल लेवल पर पहुंच चुका है। शाम को उसने हमेशा की तरह भरपेट खाना खाया। वह जानता था कि एनर्जी वापस पाने के लिए खाना बहुत जरूरी है। उसकी मां ने उससे कहा कि वह आराम से खाए, क्योंकि खाना काफी है और कोई उसकी प्लेट छीनने वाला नहीं है। अपने पेरेंट्स को जवाब देते हुए वोंग टैंग ने खुशी खुशी बताया कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। उसने यह भी जोड़ा कि एक लड़के ने उसकी तारीफ की और कहा कि वह टैलेंटेड है। उसके फादर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी किसी चीज की चिंता न करे, क्योंकि उनके पास काफी रिसोर्सेज हैं। वोंग टैंग ने तय किया कि अब वह कोई बिगिनर नहीं रहा। उसने सोचा कि जब वह एक हाई लेवल मास्टर बन जाएगा तब सबको दिखाएगा, लेकिन अभी चुप रहना ही बेहतर है ताकि लोग उसे झूठा न समझें। वह कुछ और सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसके एक्साइटेड दोस्त ने बताया कि वे सब रोज बार पहुंच चुके हैं। उसने कहा कि वे उसे मिस कर रहे हैं और उसे जल्दी आने को कहा। जब वह निकलने लगा तो उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि वह पूरा दिन पढ़ रहा था, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने बस इतना कहा कि वह ज्यादा देर न करे। जल्द ही वोंग टैंग उस बार पहुंचा जहां उसके दोस्त थे। एंट्रेंस पर खड़े होकर उसे वह जगह बहुत जानी पहचानी लगी। वोंग फैमिली के बर्बाद होने के बाद वह यहां कभी नहीं आया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार शूजी ने फैमिली ट्रबल के बारे में चिल्लाकर बताया था। तब वोंग टैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया था और कहा था कि चिंता करने के बजाय मजे करने चाहिए। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह जानता था कि इस सेकंड चांस में उसे अलग तरह से बर्ताव करना होगा। अंदर जाते ही उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी
उसने देखा कि बाइवे उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने मजाक में कहा कि वे लोग जल्दी आ गए हैं, भले ही वे उसे लेट कह रहे हों। वोंग टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह आ गया है तो असली मजा शुरू हो सकता है। क्योंकि वह सबसे आखिर में आया था, इसलिए उसने खुद के लिए एक पेनल्टी ड्रिंक डाली। युओ ने बताया कि उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए पकड़ लिया था, फिर भी वह चुपके से निकल आया। इसके बाद युआ ने डींगेन हाँ की कि वह अब एक लो लेवल मास्टर बन चुका है। दोस्त काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि वह अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स लाता था। उन्होंने मजाक किया कि अगर कोई उन्हें परेशान करेगा तो युवा उनकी रक्षा करेगा। बाइवे ने हमारे एमसी का हाथ पकड़ा और कहा कि उसे उसके साथ एक ड्रिंक पीनी चाहिए। वोंग टैंग ने मुस्कुराकर पूछा कि वह क्या चाहती है। इससे पहले कि वह जवाब देती, कुछ अजीब हुआ। सबने दरवाजे की तरफ देखा। एक शराबी फर्श पर बैठकर जोर जोर से गुनगुना रहा था। जब लड़की ने शिकायत की कि वह बोर्ड हो रही है, तो वोंग टैंग ने जेनुआ के बारे में पूछा। शूजी ने गुस्से में कहा कि युअन हमेशा ली चांग के पीछे एक पिल्ले की तरह घूमता रहता है और उसके पास उनके लिए वक्त नहीं है। हमारे एमसी ने उसका बचाव करते हुए कहा, हर किसी के अपने गोल्स होते हैं। एक और ड्रिंक के बाद वोंग टैंग ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में बात करना वक्त की बर्बादी है। अचानक एक अजनबी हाथ में बोतल ली उनकी टेबल को नोटिस करता है। वह पास आता है, सोफे पर झुकता है और मारता है, जिससे वह लड़खड़ा जाता है। वह बदमाश गुस्से में पूछता है कि क्या कोई और उसे रोकना चाहता है। वह दूसरों की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे वह जगह उसकी हो। युओ ने हमारे एमसी को धीरे से बताया कि यह आदमी एक हाई रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट है जो लगभग मिड लेवल के करीब है, इसलिए वह उसे नहीं हरा सकता। अजनबी उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें कमजोर बुलाता है। तभी वोंग टैंग मुड़ता है और उस आदमी को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह कमरे के दूसरी तरफ जा गिरता है। वह अजनबी एक कुर्सी पर जा गिरा और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वोंग टैंग उसके पास गया और बोला कि वह एक ढंग का पंच तक नहीं मार सकता, फिर भी विनर की तरह एक्ट कर रहा है। उसके दोस्त उसे हैरानी से देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वोंग टैंग ने कहा कि उसके दोस्तों पर हमला करना नीचता है। वह दुश्मन गुस्से में उठा और हमला करने के लिए झपटा। वोंग टैंग ने बड़ी आसानी से उस वार को ब्लॉक कर दिया, जिससे साफ हो गया कि वह कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसने फिर से प्रहार किया और दुश्मन को दीवार से जा टकराया। सिस्टम ने वोंग टैंग को नोटिफाई किया कि उसे स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए पॉइंट्स मिले हैं। उठने की कोशिश करते हुए वह दुश्मन बड़बड़ाया कि यह तो एक मिड लेवल मास्टर है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा लड़का इतना स्ट्रांग है। उसने धमकी देते हुए वोंग टैंग का नाम पूछा। उसके ऊपर खड़े होकर वोंग टैंग ने कहा कि वह डरता नहीं है। उसने झूठ बोला और अपना नाम ली चांग बताया। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पास मदद बुलाने के लिए 30 मिनट हैं। वह अजनबी यह चिल्लाते हुए भाग गया कि वह उन्हें इसका मजा चखाएगा। अचानक हमारे एमसी को पीछे से हंसने की आवाज आई। लड़की ने कहा कि उसने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम किसी और पर डाल दिया। उसने गौर किया कि अगर असली ली चांग को पता चला तो वह आगबूला हो जाएगा। दोस्त वोंग टैंग की ताकत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसने बस इतना कहा कि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए उसने बताया नहीं। उसके दोस्त ने चिल्लाकर कहा कि क्योंकि उसने यह राज छुपाया, इसलिए वाइन के पैसे उसे ही देने होंगे। तभी बाइवे बीच में आई और अपने दोस्त के सिर पर मारते हुए कहा कि अगर उसने बेवकूफी बंद नहीं की तो वह उसे ऐसा सबक सिखाएगी जो वह कभी नहीं भूलेगा। मैनेजर्स, जो लड़ाई शुरू होते ही छुप गए थे, ग्रुप को बाहर जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। एक मैनेजर ने गौर किया कि वोंग टैंग का स्किल लेवल एवरेज है और उसका बैकग्राउंड पक्का कॉम्प्लेक्स है। उसने फैसला किया कि वह शराबी लड़का गैंग बाओ खुद मुसीबत ढूंढ रहा था, इसलिए यह उसकी अपनी गलती थी। मैनेजर ने तय किया कि उसे बॉस को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। बाद में घर पर बाइवे ने हमारे लड़के को टेक्स्ट करके पूछा कि क्या वह सुरक्षित घर पहुंच गया है। उसने रिप्लाई किया कि वह ठीक है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी और वह सो नहीं पा रही थी। उसे बार 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 का वो पल याद आ रहा था जब वोंग टैंग ने गर्व से कहा था, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे दोस्तों को छुए। यह ख्याल उसे पूरी रात करवटें लेने पर मजबूर करता रहा। अगले दिन हमारा लड़का स्पोर्ट्स क्लब जल्दी पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान था कि बाकी लड़के पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे। मुस्कुराते हुए
वोंग टैंग ने खुद से फुसफुसाकर कहा कि वह किसी को खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करने देगा। आदत के मुताबिक उसने सबको जोर से ग्रीट किया। वह ब्रूनेट लड़की उसे देख रही थी और सोच रही थी कि वह फिर से अजीब हरकतें कर रहा है। इसी बीच वोंग टैंग ने अपनी स्क्रीन देखी और उसे लगा कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। वह जानता था कि ताकतवर लोग सेकंड फ्लोर पर ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया। तभी उस ब्रूनेट लड़की ने उसे रोक दिया। उसने समझाया कि यहां का रूल है कि लो लेवल मास्टर्स को सेकंड फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं है। मुस्कुराते हुए वोंग टैंग ने उसे जानकारी के लिए थैंक्स कहा, पर साथ ही यह भी बता दिया कि उसे इसके बारे में पहले से पता है। वह लेडी डीएच की शॉक में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बंदे ने कल ही ज्वाइन किया है वह किसी मास्टर की तरह बर्ताव कर रहा है। नीचे खड्डे लोग बातें बना रहे थे कि कोई एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकता, पर वोंग टैंग ने ऊपर का दरवाजा खोल दिया। अंदर झांकते ही उसने तय कर लिया कि पारचने और सीखने के लिए यह परफेक्ट प्लेस है। उसने दौड़ ढना शुरू किया और चिल्लाकर बोला कि वह दिखा देगा कि वह किस काबिल है। एक हट्टे कट्टे आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि क्या वह उसे परेशान करके थक गया है। हमारे एमसी ने मजे लेते हुए पूछा कि क्या वह अकेला ट्रेनिंग कर रहा है और कहा कि वह उसे कंपनी देगा। उस अजनबी को किसी का साथ में दौड़ना पसंद नहीं आया। उसने एक कंपटीशन का प्रस्ताव रखा। अगर वोंग टैंग हार गया तो उसे उसे अकेला छोड़कर जाना होगा। वोंग टैंग ने मुस्कुराते हुए एक शर्त जोड़ दी। अगर वह जीत गया तो उस बड्ढे आदमी को उसे अपना ओल्डर ब्रदर मानना होगा। वह आदमी यह सोचकर मान गया कि लड़का सपने देख रहा है। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और चिल्लाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और वह हट्टा कट्टा आदमी फर्श पर बैठा बुरी तरह हाँफ रहा था। हमारा एमसी उसके सामने खड़िढ़ा था। वह आदमी दंग था कि यह लड्डेच का इतना तेज और स्किल्ड कैसे है, जैसे दशकों से प्रैक्टिस कर रहा हो। वोंग टैंग ने हारने वाले की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वह अपनी हार मानने के लिए तैयार है। उस अजनबी ने हाथ थामा और उसे बड्डा भाई कहकर पुकारा। उसे एहसास हुआ कि मुकाबला एकदम फेयर था। उस बड्ढे आदमी को गले लगाते हुए वोंग टैंग ने समझाया कि यह एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भविष्य में वह उसे कवर करेगा। वह अजनबी थोड़ा कंफ्यूज था, पर हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा था कि वह जरूरी कनेक्शंस बना रहा है। मुद्द कर उसने बाकी सबको भी चैलेंज किया कि वे भी उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे ही वह वहां से निकला, अफवाहें फैल गईं कि वोंग टैंग पागल है जो इतनी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पहुंच गया। लोग जानना चाहते थे कि वह किस खानदान से है। उसने अपने नए भाई को वेव किया और दूसरे लैड डीएचको से मुकाबला करने चल दिया। वह नया दोस्त भी यही सोच रहा था कि इस लैड डीएचके के दिमाग में कुछ गड्ढा बडेच है। लेकिन वोंग टैंग रुकने वाला नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता था। उसके सामने एक क्लियर गोल था। वह समझ चुका था कि अपने सिस्टम बोर्ड की मदद से वह सब कुछ मॉनिटर कर सकता है। अपने स्टैट्स चेक करते हुए उसने देखा कि वह लगभग एक हाई लेवल स्टूडेंट के लेवल तक पहुंच चुका है। सिस्टम में एक ग्लिच की वजह से उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसे लाइफ के इस सेकंड चांस का पूरा फायदा उठाना होगा। जाते जाते उसने तेज आवाज में कहा कि चूंकि उसे चुना गया है तो उसे अब सब कुछ ठीक करना होगा। अगले दिन डाइनिंग रूम में बैठे हुए बाइवे ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या है। आजकल वह वीकेंड्स पर भी बिजी रहता है। वोंग टैंग ने जवाब दिया कि वह बस काम में व्यस्त है। अचानक सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिक गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शंग हुआ अंदर आया और उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बैंडेजेस से ढका हुआ था। हैरान होकर शूजी ने कंफर्म किया कि यह वाकई वही है, हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। सभी दोस्तों ने हमारे एमसी की तरफ शक भरी नजरों से देखा। वोंग टैंग ने तुरंत हाथ खड्डे कर दिए और सबको शांत होने को कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह घायल लड्ढका गुस्से में उनकी तरफ मुद्दा और पूछा कि वे हंस क्यों रहे हैं। वोंग टैंग के दोस्त ने ईमानदारी से कह दिया कि इस हालत में वह खुद को हैंडसम तो बिल्कुल नहीं कह सकता। जेन हुआ ने इंतजार नहीं किया और तुरंत झगड़ा शुरू कर दिया कि उसे अपनी बातों की कीमत चुकानी होगी। डरा हुआ शूजी अपनी कुर्सी से उठ डेचने ही वाला था, पर तभी उसने देखा कि एक हाथ ने बड्डी फुर्ती से दुश्मन का हाथ रोक लिया। वह हमारा एमसी था,
जिसने शांति से कहा कि अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शायद वोंग टैंग से कोई गलती हो गई है। हमलावर ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई को बहुत मजबूती से पकड़ा गया है, इसीलिए वह उसे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगा। वोंग टैंग मुस्कुराया और बोला कि वह वही करेगा जो उसने कहा है। अगले ही पल जैसे ही वोंग टैंग ने अचानक हाथ छोड़ा, वह बंदा पीछे की तरफ उड्ढता हुआ गिरा। जब वह बुरा आदमी शिकायत करने लगा, तो वोंग टैंग ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने वही किया जो उससे कहा गया था। भागते हुए उन लड़डीएचको ने चिल्लाकर कहा कि वे इस बात को ऐसे नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने हमारे एमसी को क्लास के बाद मार्शल आर्ट्स हॉल में आने को कहा ताकि वे उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकें। दोस्तों ने तुरंत अपने साथी से पूछा कि क्या वह वाकई वहां जाएगा क्योंकि वे लोग बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन उसने शांति से जवाब दिया कि शायद उन्होंने गलत सुना है क्योंकि उसने किसी से वहां आने का वादा नहीं किया। कुछ समय बाद हमारा एमसी क्लासरूम में किसी से बात कर रहा था। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया कि उसे पता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा कि उन्हें अब क्लासरूम में ही लड्डचना होगा क्योंकि और कोई जगह नहीं है। बाइवे ने ली चांग को देखा और उसे उतावला न होने को कहा। उसने कहा कि किसी को लड्डचने की जरूरत नहीं है। हमारे एमसी ने उस लड्डेचकी के सिर पर हाथ रखा और उससे कहा कि फिक्र न करे क्योंकि नतीजा वही होने वाला है। दुश्मन मान गया और बोला कि वोंग टैंग फिर भी हारेगा। उसने गर्व से कहा कि वह सबको दिखाएगा कि एक असली ब्लेडमैन कैसा होता है। 1 मिनट बाद दुश्मन हमारे एमसी की तरफ बढ़ा। हालांकि वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह लडडेच का कितनी फुर्ती से दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने पूछा कि वोंग टैंग कहां है और कहा कि उन्हें इसे अब खत्म करना होगा। कुछ ही सेकंड्स में दोनों लडडेच के क्लासरूम के अलग अलग कोनों में गए और फिर एक दूसरे का सामना किया। वह बुरा आदमी हमारे एमसी को नफरत और डर भरी नजरों से देख रहा था। अचानक वह वोंग टैंग की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि वह कमजोर है और जीत नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि ली चोंग कुछ कर पाता, वोंग टैंग ने उसे एक पावरफुल ब्लो मारा। अपनी आंखें घुमाते हुए दुश्मन ने कहा कि यह बहुत तेज और अनफेयर था। हमारे एमसी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे क्लासरूम के बीच में पाड़ी डीडीचे हुए देखा। जब हैरान स्टूडेंट्स देख रहे थे, उसने उस हारे हुए आदमी को उठाया और उसके दोस्तों के पास ले गया। वोंग टैंग ने कहा कि उसे हल्का कंकशन आया है और उन्हें उसे मेडिकल सेंटर ले जाना चाहिए। दोस्तों ने तुरंत उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ की और कैंटीन चलकर कुछ खाने का सुझाव दिया। चश्मा पहने एक लाड्ड का एक तरफ खद्दा सोच रहा था कि हमारा एमसी इतना स्ट्रांग कब बन गया। वह यह भी सोच रहा था कि क्या यह आदमी उसके धोखे के बाद उससे कभी बात करेगा। बाहर कदम रखते ही वोंग टैंग ने गौर किया कि इस लड़ाई में स्पीड ने बहुत बड़ा रोल निभाया। तभी कुछ दिलचस्प चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने पास ही एक काउंटर पर देखा। वह लिन शुहान में दिलचस्पी ले रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह ब्यूटी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए काम कर रही है। 2 सहकर्मी उस लड़डेचकी के पास आए। उन्होंने बारी बारी से कहा कि वे उसे घर छोड़ डीएच सकते हैं क्योंकि देर हो गई है। साफ था कि वे लड्डेच के उसका ध्यान खींचने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। अचानक एक अजनबी चिल्लाया कि उन्हें बातें कम और काम ज्यादा करना चाहिए। चूहन ने कहा कि वह खुद वहां पहुंच सकती है। हमारे एमसी ने सब देखा पर अभी बीच में नहीं पड़ा। 1 मिनट बाद किसी ने उसे ब्यूटी कहकर बुलाया। वोंग टैंग ने उससे 1 कप मिल्क टी देने को कहा। मुद्दते ही चूहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने यकीन करने के लिए उसका नाम पुकारा। मुस्कुराते हुए उस लड्डचके ने कहा कि यह वही है। लड्ढकी ने शांति से कहा कि ड्रिंक की कीमत 18 युएन है। उसके सहकर्मी उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक लड्ढचके ने पूछा कि वह कौन है। उसने कहा कि वह उसका क्लासमेट है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह सिर्फ एक पड्डिडहोसी है। वोंग टैंग को लगा कि उसकी दोस्त इन लोगों के साथ काफी मुश्किल में है, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि उसका काम कब खत्म होगा और साथ में वॉक पर जाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वह अभी निकल ही रही है। उसके हैरान सहकर्मी उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन्हें धोखा दिया हो, पर वे कुछ बोले नहीं। वोंग टैंग ने खुशी खुशी कहा कि वह उसे घर तक छोड़ देगा। सड़क पर अपनी साइकिल के पास खड़ी उस लड़की ने वोंग टैंग को थैंक्स कहा और बोला कि अब वह अकेले चली जाएगी।
वोंग टैंग उसे देखता ही रह गया और अपनी नजरें हटा नहीं पाया। उसने खुद को संभाला और कहा कि बेहतर होगा कि वह उसे घर तक छोड़ दे ताकि वह सेफ रहे। अगले ही पल उसने उसकी तरफ एक हेलमेट उछाला, जिसका इशारा साफ था कि अब निकलने का वक्त है। हालांकि चू हान ने पूछा कि क्या वह उसकी साइकिल चलाना चाहता है। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गई और वे बस एक दूसरे को देखते रह गए। हमारे एमसी ने उसे हेलमेट पहनाया और कहा कि अंधेरा हो रहा है और सुबह जल्दी उठना है, इसलिए अब चलना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह साइकिल चलाएगा और लड़की पीछे बैठेगी। उसने उसे कसकर पकड़ने को कहा क्योंकि वह तेज चलाने वाला था। कोने से उसके सहकर्मी यह सब देख रहे थे। अचानक वोंग टैंग उन दोनों से मुखातिब हुआ, जिससे वे चौंक गए कि उन्हें नोटिस कर लिया गया है। वोंग टैंग ने कहा कि अगली बार से वे उसका पूरा नाम लें, सिर्फ पहला नाम नहीं। शहर से गुजरते हुए उसने मजाक किया कि उसने उन दो लड़कों को हैंडल करने में उसकी मदद की है, तो वह उसे कैसे थैंक्स कहेगी। चूहान ने शांति से जवाब दिया कि वह कॉलेज एग्जाम्स में उसकी मदद करेगी। उसने जोड़ा कि वे एक ही डेस्क पर इसीलिए तो बैठते हैं। वोंग टैंग हकलाने लगा। वह किसी और जवाब की उम्मीद कर रहा था। कुछ मिनटों बाद वह रुकी और बोली कि वह यहां से खुद घर जा सकती है। जैसे ही वह जाने लगी, उसने चिल्लाकर उसे साइकिल की टोकरी, बास्केट चेक करने को कहा। वह अंदर एक ड्रिंक देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि यह उसकी मिल्क टी है, पर उसने कहा कि यह उसके लिए है। उसने झूठ बोला कि उसे इसका टेस्ट पसंद नहीं है और उसने लंबे समय से इसे नहीं पिया है। वह हैरान थी क्योंकि उसने पिछले हफ्ते ही उसे स्कूल में यह पीते हुए और स्वादिष्ट कहते हुए सुना था। वोंग टैंग ने धीरे से कहा कि वह बस मजाक कर रहा था और उसे अब घर जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो चुका है। चूहान ने नोटिस किया कि वह आजकल थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे कोई दूसरा इंसान हो। वह उसे जाते हुए देखता रहा, यह सोचकर कि कल फिर मिलेंगे। हमारा एमसी खुश दिख रहा था, पर अचानक पास ही एक जोरदार शोर सुनकर उसका मूड बदल गया। वोंग टैंग अलर्ट हो गया। गली में मौजूद कुछ बदमाश हिल नहीं रहे थे। वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनके लीडर ने उसे नोटिस किया और उसे लगा कि वह एक मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट है, जिससे उन्हें मुश्किल हो सकती है। उनमें से एक मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। वक्त जैसे थम सा गया था जब वे एक दूसरे को देख रहे थे। बॉस ने कहा कि अथॉरिटीज जल्द ही पहुंचने वाले हैं और उन्हें इस लड़के को हॉस्टेज बनाना होगा। वोंग टैंग भागने लगा। उसे रोकने के लिए उन्होंने हवा में वार्निंग फायर की। वह वहीं जम गया। विलेन ने उसे भागने के बजाय पास आने को कहा। अपने हाथ उठाते हुए वोंग टैंग ने उनसे कहा कि वे उसे चोट न पहुंचाए, क्योंकि वह उनके काम आ सकता है। उसने सोचा कि उसे शांत रहना होगा। हालांकि बॉस ने उसे जोर से मारा। वे उसे घसीटकर वैन की तरफ ले गए और चिल्लाए कि जल्दी यहां से निकलो। उन्होंने उसे बेरहमी से गाड़ी के अंदर धकेला। लीडर ने चिल्लाकर निकलने को कहा क्योंकि दूर से सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। एक अपराधी ने शिकायत की कि उसकी सांस फूल रही है, भले ही उसने होस्टेज को नहीं उठाया था। वोंग टैंग ने कहा कि वह बस एक साधारण इंसान है, पर मन ही मन उसने सोचा कि भागने का यह सही समय नहीं है। अचानक ड्राइवर चिल्लाया कि पुलिस उनके पीछे है। बॉस ने कहा कि उन्हें किसी भी हाल में उनसे पीछा छुड़ाना होगा। पार्टनर्स ने चिल्लाकर वार्निंग दी, हम पर अटैक हुआ है। उन दरिंदों ने वांग टैंग को कार की खिड़की से बाहर हवा में लटका दिया और दहाड़ते हुए बोले, अगर पुलिस ने पीछा करने की जुर्रत की तो इस बंधक का कीमा बना देंगे। खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ जब बॉस और उसके पार्टनर ने वांग तांग को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई मिनटों तक हर तरफ से सिर्फ मौत का शोर सुनाई दे रहा था और आखिर में वो कमीने पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। वांग तांग को झटका लगा जब उसने देखा कि इन डकैतों ने पुलिस तक को ठिकाने लगा दिया है। उसे समझ आ गया कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अगर उसे जिंदा बचना है तो इन शैतानों का काल उसे खुद बनना होगा। शहर के सुनसान इलाके में उन्होंने उसे कार से बाहर फेंका और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। एक गुंडा बड़बड़ाया, पास में ही एक हार्डवेयर स्टोर है, वहीं दुबक कर बैठेंगे। वांग तांग ने ताड़ लिया कि उनका ध्यान भटक चुका है। उसने मन ही मन कहा, यही इकलौता मौका है। ये लोग इतने नीच थे कि वांग तांग को उन्हें खत्म करने में रत्ती भर भी पछतावा नहीं होने वाला था।
बॉस ने सबको आगे एक डिच के बारे में अलर्ट किया, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनका बॉस मिट्टी में ढेर पड़ा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वांग तांग ने दूसरे शिकारी को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। उन गुंडों की फटकर हाथ में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का कोई मामूली बच्चा नहीं है। वे उसे खत्म करने के लिए पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे, लेकिन वांग तांग की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। जहां वे निशाना साधते, वह पलक झपकते ही उनके पीछे खड़ा मिलता। विलेन के मुंह से चीख निकल गई। वांग तांग एक पेड़ के पीछे दुबक गया और उनके एमो खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने सुना कि उनकी बंदूकें खाली हो चुकी हैं, वह झाड़ियों से मौत बनकर बाहर निकला। वह सीधा किडनैपर्स की तरफ झपटा, एक हत्यारे की गर्दन दबोची और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ दिया। उस दरिंदे की आंखों में मौत का सन्नाटा छा गया। उसे समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तभी एक आखिरी गोली वांग तांग के कान को छूती हुई पेड़ में जा धंसी। वांग तांग का शरीर कांप रहा था। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, जहां वह बिल्कुल इसी तरह मारा गया था। वह गुस्से में पागल होकर चिल्लाया, आज नहीं। उसने खुद को संभाला और बड़ी चालाकी से उस बंदूक को एक नैपकिन से उठाया। वह जानता था कि इस एक्स्ट्रा हथियार के बारे में पुलिस को कानो कान खबर नहीं होगी और यह उसके लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक सदमे में बैठा छात्र मिला और चारों तरफ लाशों का ढेर। ऑफिसर ने कहा, लड़का सदमे में है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन क्लास में जहां बाकी सब अपनी ताकत का दिखावा कर रहे थे, वांग तांग अपनी डेस्क पर बैठा था। पर वह सो नहीं रहा था। वह अपनी मेंटल स्किल्स को उस मुकाम पर ले जा रहा था जहां से वह पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सके। वांग तांग को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ जंग जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। उसे एहसास हुआ कि उसका सिस्टम उसकी लर्निंग एबिलिटीज को ट्रैक कर सकता है, इसीलिए वह इसकी वर्किंग को गहराई से समझना चाहता था। उधर शूहान उसके बगल में बैठी उसे गौर से देख रही थी। उसने कोई सवाल तो नहीं किया, लेकिन उसे वांग तांग की हरकतें पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थीं। जैसे ही वांग तांग की नजर उस पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या कोई बात है, वह लड्डीडेच की बुरी तरह शर्मा गई और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह उसके प्यार में गिर रही है। वह इस फीलिंग से डर रही थी और नहीं चाहती थी कि वांग तांग को इसकी भनक भी लगे। तभी शूजी ने उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वह इस वीकेंड होने वाली जो की पार्टी में चलेगा। वांग तांग ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि उसका इरादा मार्शल आर्ट्स हॉल जाने का है। लेकिन तभी बीवी ने उसका कंधा पकड़ा और उसे बोरिंग कहते हुए डांटा कि पढ़ाई और आराम के बीच बैलेंस जरूरी है, इसलिए उसे पार्टी में आना ही होगा। दोस्तों के दबाव में वांग तांग आखिरकार मान गया। जब वीकेंड आया तो वांग तांग उस आलीशान एस्टेट पर था, लेकिन उसे वहां बुरी तरह बोरियत हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि सोशलाइजिंग करना ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा थका देने वाला काम है। तभी महफिल की जान मिस जो ने एंट्री मारी। वह इतनी स्टनिंग लग रही थी कि सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। शूजी तो बस देखता ही रह गया। मिस जो ने वांग तांग के पास आकर उसके खानदान के बारे में पूछा, जिस पर उसने बड्ढी सादगी से कहा कि वह तो बस एक मामूली मेहमान है। तभी किसी ने उनके कान में फुसफुसाया कि यह वोंग फैमिली का 5वां यंग मास्टर है। मिस जो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो तुम सबसे छोटे हो। कुछ ही देर बाद पार्टी का मेन इवेंट शुरू हुआ। हंटिंग ग्राउंड्स में मुकाबला। मिस जो ने ऐलान किया कि जो सबसे ज्यादा शिकार करेगा उसे एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। वांग तांग के लिए यह एक जबरदस्त इत्तेफाक था, क्योंकि उसने अभी अभी शूटिंग स्किल अनलॉक की थी। बाहर निकलने पर उसे पता चला कि जो फैमिली के पास कुछ यूनिक वेपन्स हैं। जब उसने बीवी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह वाटर पिस्टल के साथ खेल रही है और शिकार में शामिल नहीं होगी। शिकार के दौरान एक आदमी ने शेखी बघारते हुए कहा कि उसने एक ऐसे टारगेट को हिट किया है जो लगभग इनविजिबल था। वांग तांग बस मुस्कुराया और बोला कि जंगल की गहराई में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती हैं। तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नन्हा फॉक्स कब अपनी जान बचाकर उसकी तरफ भागता हुआ आया।
वह नन्हा जानवर इतना डरा हुआ था कि उसने रास्ते में एक शिकारी को भी गिरा दिया। वांग तांग खामोश खड़ा था, लेकिन वह देख रहा था कि वह नन्हा जीव उसके पैरों के पीछे छिपा है। उसने मिस्टर ली से कहा कि शायद किस्मत इसे मेरे पास लाई है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। पहले तो ली चिढ़ गए, लेकिन जैसे ही मिस जो वहां आईं, उन्होंने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा कि यह जानवर वाकई स्पेशल है और वांग तांग के साथ इसकी खूब जमेगी। वांग तांग ने मिस जो का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। रात के अंधेरे जंगल के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। मिस जो पहले तो घबराईं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए चिल्लाईं, कोई पैनिक नहीं करेगा, सब तुरंत हवेली की तरफ चलो, वहां तुम सब सेफ रहोगे। मिस जो ने तुरंत अपने असिस्टेंट्स को ब्लास्ट की वजह पता करने का हुक्म दिया। बाकी लड़के वहां से दुम दबाकर भागने लगे, यह सोचकर कि जो फैमिली के गार्ड्स इसे संभाल लेंगे। लेकिन वांग तांग ने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहा कि वह देखना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। उसने लड़कों से अपने फॉक्स कब का ख्याल रखने को कहा और खुद खतरे की ओर निकल पड़ा। उसी पल घर की मालकिन ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। वांग तांग बिजली की रफ्तार से जंगल की आग की तरफ दौड़ रहा था। मिस जो ने सोचा कि इतनी इनक्रेडिबल स्पीड वाला यह लड़का यकीनन कोई एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट है। उसे महसूस हुआ कि इसकी ताकत ली चेंग से भी कहीं ज्यादा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुमकिन कैसे है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी सोच में खलल डाला और बताया कि धमाके की आवाज बहुत दूर से आई थी। उन्होंने इलाका चेक किया, पर कुछ नहीं मिला, लेकिन मालकिन ने दोबारा तलाशी लेने पर जोर दिया। दूसरी तरफ वांग तांग अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घट रहा है। बेहतर नजारा लेने के लिए उसने एक पेड़ की टहनी पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसका दिमाग जो देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। पत्थरीली जमीन पर एक विशाल क्रेटर बना हुआ था। वांग तांग समझ गया कि ऐसा काम सिर्फ कोई प्रोफेशनल मास्टर ही कर सकता है। उसने खुद को सावधान किया कि कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए, इसलिए उसने अपने सिस्टम पर भरोसा करने का फैसला किया। एक पल के लिए उसे अपना अतीत याद आया, पर उसने तुरंत प्रेजेंट पर फोकस किया। उसे पता था कि लड़ाई के दौरान मास्टर्स अपनी स्किल से बबल्स पैदा करते हैं, जिसका मतलब था कि वहां कुछ बहुत कीमती मिल सकता है। 1 मिनट गुजरा और वांग तांग को बिना किसी वजह के गुस्सा महसूस होने लगा। तभी रात के आसमान में फिर से आग की लपटें उठीं। उस क्रेटर के अंदर कुछ बहुत ही भयानक और जंगली हो रहा था। उसे अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वह अजनबी आग से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह उस आग को ही खा रहा हो। वांग तांग ने अपना वह हथियार निकाला जिसे उसने पहले एक चिड़िया के घोंसले में छिपा दिया था, ताकि अथॉरिटीज उसे ढूंढ न सकें। इसी की बदौलत उसने उस अजनबी को ढेर कर दिया। अगले ही पल उसे पास में कई स्किल बबल्स तैरते हुए मिले। उसने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि उस हारे हुए शख्स को अब इनकी जरूरत नहीं होगी। इससे उसे जबरदस्त एक्सपीरियंस मिला। उसने अपनी आंखों के सामने सिस्टम स्क्रीन चेक की। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिला और स्किल विंडो भी अजीब बर्ताव कर रही थी। लेकिन तभी उसे एक बबल दिखा जिसका नाम था गोस्टली फिस्ट ऑफ आइस। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, पर वह इसे आजमाना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी उंगली से उस बॉल को छुआ, कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसे अपने चारों ओर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। वांग तांग को ऐसा लगा जैसे उसके दाहिने हिस्से को दहकती आग ने और बाईं हिस्से को जमती बर्फ ने घेर लिया हो। ये दोनों ताकतें एक साथ मौजूद थीं, पर अगले ही पल वह बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि फायर और आइस की स्किल्स आपस में लड़ रही हैं। वांग तांग दर्द और उस सनसनी से जूझते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपना सिर उठाकर उसने एक आखिरी रिस्क लेने का फैसला किया। अचानक बर्फ और आग की पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका रिस्क लेना सही साबित हुआ। उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा जहां आग धधक रही थी। उसका सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा था। बहुत दूर खड़े जो फैमिली के गार्ड्स उस क्रेटर से ज्वालामुखी की तरह निकलती आग की लपटों को देख रहे थे। धमाका इतना जोरदार था कि एक गार्ड का चश्मा तक उतर गया। उसने अपने साथियों से कहा कि उसे अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है,
पर यह सब कुछ सुपरनैचुरल लग रहा है। उन्हें एहसास हो गया कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। कुछ समय बीतता है और वोंग टैंग तेजी से कॉटेज की तरफ बढ़ाता है। वह कॉन्फिडेंस के साथ दरवाजा खोलता है, पर अचानक रुक जाता है। वह सामने बड्डे गौर से देखता है। मेहमान किसी बात पर चर्चा करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने वांग तांग को लिविंग रूम में आते हुए नोटिस तक नहीं किया। उसी पल हमारे लडचके का दोस्त उसके पास आता है। वह कुछ कहता तो नहीं, पर वांग तांग को इतनी शिद्दत से घूरता है कि उसे हैरानी होने लगती है कि आखिर गड्ढबद्ध क्या है। इससे पहले कि वे बात कर पाते, मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मिस्ट्रेस ने ऐलान किया कि वांग तांग अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, पर चूंकि वह एक एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट है, वह वाक्य के बीच में ही रुक गई। पास आते हुए लड्डकी ने उससे पूछा कि जब वह इतनी देर बाहर था तो उसे वहां क्या मिला। शूजी ने धीरे से वांग तांग के कान में फुसफुसाया कि मिस, जो ने सबको बताया है कि तुम्हारे लौटने पर तुम ही सब समझाओगे कि वहां क्या हुआ था। वांग तांग ने ऊंची आवाज में कहा कि वह समझ गया, पर मन ही मन उसने सोचा कि कुछ भी रिवील करना बहुत रिस्की हो सकता है। उसने कहा, मिस, जो बस मजाक कर रही हैं। उसने दावा किया कि वह बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और उसके पास उनके बॉडीगार्ड्स जैसी कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है। लड्डेचकी को शक हुआ। उसने पूछा कि उसके गार्ड्स के पहुंचने के बाद भी वह इतनी देर तक कहां था। हंसते हुए हमारे लडीडीएचके ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ डीडीएचता। उसने बताया कि वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वहां गया था। उसने झूठ बोल दिया कि उसे वहां कुछ नहीं मिला, बस ऐसा लगा जैसे मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच कोई फाइट हुई हो। उसने जिक्र किया कि धमाके के आसपास की जगह जल गई थी, जो शायद सबको पता ही होगा। वांग तांग ने मन ही मन सोचा कि वह आग उसने खुद लगाई थी, इसलिए अगर सच बाहर आया तो वह मुसीबत में पडीडीडीएच जाएगा। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे बस इतना ही पता है। उसने कहा कि चूंकि गार्ड्स को आग मिल गई थी, इसलिए उसने वापस आने का फैसला किया। उसे याद आया कि गार्ड्स पूछ रहे थे कि आग कहां से आई। उसे पता था कि कोई एविडेंस न छोड़ना कितना जरूरी है। अपनी कहानी को कन्विंसिंग बनाने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि जो उसने देखा उससे वह थोड़ा हिल गया था, इसलिए वह टहलने निकल गया। हकीकत में उसने उस सीक्रेट वेपन को अपनी मोटरसाइकिल में छिपा दिया था ताकि पकड़िदा न जाए। उसने फिर से लंबी सांस ली और सबको यकीन दिलाया कि वह सच बोल रहा है, भले ही वह कुछ डिटेल्स छिपा रहा था। मिस जो ने बीच में टोकते हुए कहा कि वह कोई ऐसी वैसी लड्डी डीएच की नहीं है जो इतनी आसानी से इस सिंपल स्पष्टीकरण को मान ले। हमारे लाडी डीएचके ने तपाक से कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो पूछ ही क्यों रही हैं। उसने आगे कहा कि अगर वह चाहें तो वह लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को भी तैयार है। लाडी डीएचकी पास आई और सुझाव दिया कि उन्हें अंदर चलना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के सामने यह बातचीत जारी रखना रूड होगा। शूजी को समझ आ गया कि माहौल काफी टेंस हो रहा है। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब वे निकल सकते हैं। बाइवे ने वांग तांग से लिफ्ट मांगी क्योंकि उसके पास बाइक नहीं थी। वह मान गया। बाद में घर पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए वांग तांग ने खुद से कहा कि जंगल में जाना एक अच्छा फैसला था। वह खुश था क्योंकि उसे कई चीजों का एक्सेस मिल गया था और एक कीमती खजाना भी हाथ लगा था। वह जानता था कि वह हथियार लाखों का है। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे कुछ मिलियन दिए थे जो उसने बर्बाद कर दिए थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उस समय गरीब और काफी महत्वाकांक्षी थे। अपना बैग पैक करते हुए उसने बिस्तर पर लेटे अपने फॉक्स कब को देखा, हाथ में एक एग पकड़े हुए। उसने सोचा कि यही वह चीज है जिसके लिए वे मास्टर्स लड़ डीएच रहे थे। वह नहीं जानता था कि यह इतना स्पेशल क्यों है। उसने मान लिया कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। बिना सिस्टम के वह कभी मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट नहीं बन पाता। बोर्ड की तरफ देखते हुए वह इसके बारे में और सीखना चाहता था। अगली सुबह वांग तांग जल्दी उठ गया। उसे बहुत सारे काम करने थे। अपना स्वेटर पहनते हुए उसने कहा कि वह अच्छी नींद सोया। वह स्कूल की तरफ भागा और खुश था कि वह समय पर पहुंच गया। क्लास के दरवाजे पर खड़ी डीएचए होकर वह हैरान रह गया कि सारे बच्चे उसे ही देख रहे हैं। अचानक उसके क्लासमेट्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसकी वजह से उन्हें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है।
तभी एक क्लासमेट ने एक्साइटमेंट में खुलासा किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मार्शल आर्ट्स एग्जाम्स के नियम बदल दिए हैं। अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन सबको लग रहा था कि वांग तांग ने उन्हें यह बात पहले ही बता दी थी ताकि वे डरे नहीं। वांग तांग को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। पर उसने इस बहती गंगा में हाथ धोना ही बेहतर समझा। वह क्लास के बीच में गया और चिल्लाकर बोला, यह तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। उसने अपने दोस्तों से छुटकी लेते हुए कहा कि कामयाब होने के बाद उसे भूल मत जाना। अपनी सीट पर बैठते ही उसने मन ही मन सोचा कि ये सब जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। उसने चूहन से फुसफुसाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वह एक मिड लेवल मास्टर है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वांग तांग ने कहा कि वह मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत पढ़ रही है, जो इस बात का इशारा है कि उसे इसे ट्राई करना चाहिए। वह बेचारी शर्मिंदा हो गई, पर उसने शालीनता से उसका शुक्रिया अदा किया। वांग तांग उसे बड्ढी मासूमियत और दया भाव से देख रहा था। उसने अपनी पेन उठाई और तय किया कि वह भी उसकी तरह मेहनत करेगा। उसने अपने पास किताबों का ढेर लगा लिया और एक जोरदार जम्हाई ली, जिससे उसका क्लासमेट तक हैरान रह गया। बाद में सड़क पर चलते हुए वह मेडिटेशन के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि क्या यह वाकई फायदेमंद है, क्योंकि बोरिंग लेसन तो उसे बहुत जल्दी सुला देते हैं। तभी उसे उस अंडे की याद आई। उसने सोचा कि क्यों न पेट स्टोर जाकर देखा जाए कि इसमें से क्या निकलने वाला है। अचानक कोई जोर से चिल्लाया, सब लोग देखो! वांग तांग को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। वह जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि एक अजनबी वहीं पास में खड़ा पत्थर बन चुका है। वांग तांग सोच ही रहा था कि यह बंदा जम क्यों गया। तभी उसे अपने ऊपर बड़े बड़े पंख गिरते हुए महसूस हुए। उसने सिर उठाया तो उसके होश उड़ गए। एक विशाल और खौफनाक पक्षी ठीक उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे पलक झपकते ही उठा ले जाएगा। वांग तांग ने डर के मारे सोचा, यह तो असली मॉन्स्टर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बौखलाहट में उसने उस पक्षी को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने का फैसला किया। वह गला फाड़कर चीखा। कुछ सेकंड के लिए तो यह काम कर गया और पक्षी पीछे हट गया, लेकिन उसे पता था कि वह वापस आएगा और भागने की कोई जगह नहीं है। अगले ही पल हमारा लड़का वहां से दूसरी तरफ भागा। वह पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह अपने मुंह से आग उगल रहा था और किसी को भी भस्म कर सकता था। वांग तांग समझ गया कि उसे एक प्लान की जरूरत है। तब तक के लिए वह बस भागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विशाल पक्षी सिर्फ उसका पीछा क्यों कर रहा है और बाकी लोगों को छोड़ रहा है। तभी वह जीव उसके सामने आ पहुंचा। भागते भागते वांग तांग ने उस पक्षी से पूछा कि आखिर उसे चाहिए क्या। तभी उसे अपने बैग में रखे उस अंडे की याद आई। वह चिल्लाया, मैंने यह अंडा चुराया नहीं है। उसने रुककर पक्षी को अपना बैग दिखाया और कहा कि वह यह खजाना वापस कर देगा, बशर्ते वह उसका पीछा करना छोड़ दे। असल में वह उस कीमती चीज को खोना नहीं चाहता था। पर तभी कुछ अनहोनी हुई। किसी ने उस पक्षी पर एक तीर चलाया। वांग तांग ने पास खड़े एक राहगीर से पूछा कि यह किसने किया। राहगीर ने बताया कि बचाने वाला सिटी गार्ड का हिस्सा है, इसलिए वह यकीनन बहुत ताकतवर होगा। वांग तांग और पूछना चाहता था, पर तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक बबल पर पड़ी। उसे यह जानकर दिलचस्प लगा कि मॉन्स्टर्स भी इस तरह की चीजें गिराते हैं। उसे ताज्जुब हुआ कि वह बबल खाली क्यों है, जबकि उस आदमी ने एक ही वार में पक्षी को ढेर कर दिया था। उसे लगा कि रिवॉर्ड और बड़ा होना चाहिए था। उसी पल सूट पहने कुछ लोग आए और सबको सुरक्षा के लिए पीछे हटने को कहा। उन्होंने कहा कि वे शहर की सफाई जल्दी कर देंगे। वांग तांग सिटी गार्ड के बारे में जानता था। यह एक स्पेशल ग्रुप है जो शहरों की रक्षा करता है और उनके पास जबरदस्त मार्शल आर्ट्स स्किल्स होती हैं। पर उसकी दिलचस्पी तो उस रहस्यमयी अंडे में थी। बाद में घर पर बैठे हुए वांग तांग अपनी मिली हुई नई शक्ति स्पिरिचुअल पावर स्किल के बारे में सोच रहा था। वह अभी तक नहीं जानता था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तभी अचानक उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। वांग तांग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने आंखों में रंगीन कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिए हों। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। उस रहस्यमयी अंडे की तरफ देखते हुए उसे एहसास हुआ कि स्पिरिचुअल पावर असल में उस आग की ऊर्जा का नाम है जो उस आइटम के चारों ओर लिपटी हुई है।
उसे हैरानी हुई कि क्या यह स्किल उसे दूसरों के छिपे हुए टैलेंट देखने में मदद कर सकती है। जैसे ही उसे लगा कि यह मुमकिन है, वांग तांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह देख सकता था कि कोई फाइटर असल में कितना ताकतवर है। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर आने लगे थे। उसे समझ आ गया कि स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा एनर्जी सोखती है, इसीलिए वह इसे हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाद में जंगल के रास्ते भागते हुए वह सोच रहा था कि यह स्किल कितनी यूजफुल है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट की। एक अजनबी को देखते ही वांग तांग ताड़ गया कि वह आदमी अपनी स्पेशल एनर्जी की वजह से कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। कुछ ही मिनटों बाद उस अजनबी ने हमारे लड़के को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, जो कुछ भी तुमने माउंट बॉन से लिया है उसे चुपचाप वापस कर दो। वांग तांग ने साफ पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह वहां कभी गया ही नहीं, इसलिए झूठी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। अजनबी मुस्कुराया और पूछा, अगर तुम वहां नहीं थे तो ये ग्लव्स और सोड तुम्हारे पास कहां से आए? हम इसमें शामिल हर एक इंसान को ढूंढ निकालेंगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांग तांग को वार्निंग दी कि या तो सामान दे दो, वरना वह उसे एक स्टूडेंट और मास्टर के बीच का फर्क समझा देगा। वांग तांग ने नाटक करते हुए अपना सिर खुजलाया। उसने कहा कि वह सब कुछ वापस कर देगा, बशर्ते वह अजनबी पास आए और उसे छोड़ दे। हमारा लड़का अपनी एडवांटेज जानता था। उसने बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। दुश्मन यह देख रहा था, पर वह डरा नहीं। वह बस मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि वह जानता था कि यह लड़का जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगले ही पल उस अजनबी ने अपने हाथ में आग की एक स्ट्रीम ऑफ फायर पैदा की और हमला कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि वह इस बच्चे को आसानी से ढेर कर देगा, पर उसने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि वांग तांग उसका मुक्का हवा में ही दबोच लेगा। अपनी हालिया ट्रेनिंग की वजह से वांग तांग का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वह मास्टर सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद आग की लपटों से घिर गया हो। तनाव बढ़ता जा रहा था और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह मास्टर, जो अब बमुश्किल खड़ी डीडीएचआ हो पा रहा था, बोला, एक स्कूल के लड़के के पास ऐसी स्किल्स होना नामुमकिन है। अचानक वांग तांग ने फाइट खत्म करने के लिए अपना मूव चला। उस मास्टर ने अपनी स्पेशल एनर्जी से एक डिफेंसिव वॉल बनाई ताकि हमारे लड़के को चोट पहुंचा सके। लेकिन वांग तांग ने अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने वह कोल्ड एनर्जी इस्तेमाल की जो उसने कुछ दिन पहले सीखी थी। उसने सीधा उस मास्टर पर फ्रॉस्ट पावर का प्रहार किया। कुछ मिनट बाद वांग तांग उस गिरे हुए आदमी के पास गया और उसे गौर से देखा। वह मास्टर अभी भी चिल्ला रहा था कि उसके करीब आने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत से लोग उसका बदला लेंगे। वांग तांग ने नीचे झुककर जमीन पर गिरे बबल्स को देखा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, मैंने जैसे तैसे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को हरा ही दिया। उसने वहां से एक अर्थ एलिमेंट बबल उठाया और उसे एहसास हुआ कि यह एक और नई स्किल है। वह समझ गया कि वह एक सर्वशक्तिमान मार्शल आर्टिस्ट बनने की तरफ तेजी से बरेच रहा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे फायर और आइस दोनों पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना ही होगा। बाद में अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हमारे लड़के ने एक नोटिफिकेशन पढ़ा। उसका कस्टम मेड वेपन स्टोरेज केस तैयार था। वांग तांग खुशी से उछल पड़ा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब वह तलवार और ग्लव्स सुरक्षित रहेंगे। पर अगले ही पल उसने एक लंबी आह भरी। उसके छोटे से बजट के लिए यह एक बहुत बड़ा खर्चा था। तभी उसने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम उससे उसकी मार्शल आर्टिस्ट आईडी मांग रहा था। हमारे मेन लीड वांग टैंग को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि यह सब क्या चल रहा है। वह चिढ़ते हुए स्टोर के मैनेजर से शिकायत करता है और कहता है कि तुम्हारे स्टोर में कुछ डीप डीडीएच है, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने से पहले तुम्हें सामान डिलीवर कर देना चाहिए। स्टोर मैनेजर उसे मैसेज भेजकर समझाता है कि उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन जाकर एक सर्टिफिकेट लेना ही होगा।
वह आगे बताता है कि अगर वोंग टैंग के पास कोई स्पेशल वेपन है तो उसे बस अपना आईडी नंबर देना होगा और उसके बाद ऑर्डर तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा। अगले दिन स्कूल में हमारे एलडीडीडीएचके को पता चलता है कि सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। हालांकि अभी तक कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वोंग टैंग चुपचाप अपनी जगह पर बैठा है और अपनी पाडी डीड हॉस वाली लाडी डी डिचकी को घूर रहा है, जो अपनी पढ़ाई में बिजी है। वह लड़ी डीडी की अचानक ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। वह इस अजीब माहौल को हल्का करना चाहती है, पर उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करे। एक पल के लिए वह ब्यूटी अपने क्लासमेट को गौर से देखती है और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ महसूस करती है। अचानक वोंग टैंग खड़ा होता है और अपनी सहेली श्वन की ओर मुद्दता है, जिससे वह पूरी तरह चौंक जाती है। वह पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया और वह इतना करीब क्यों आ रहा है। आखिरकार वोंग टैंग उसके कान के पास झुकता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन जाना है, इसलिए अगर टीचर वापस आई तो प्लीज उसे कवर कर लेना। यह सुनकर क्लास मॉनिटर चूहान अपनी सीट से उछल पड़ डियाचती है और जोर से पूछती है कि तुम फिर से क्लास स्किप क्यों कर रहे हो और तुम्हें अचानक एसोसिएशन जाने की क्या जरूरत पड़ गई। वोंग टैंग बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके बारे में वह पूरी तरह श्योर न हो। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। वहीं खडी डी चूहान हैरान होकर सोचती है कि क्या वह वाकई मास्टर्स सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, क्योंकि यह यकीन करना मुश्किल है कि वह इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच गया है। लोकेशन पर पहुंचकर हमारा लडीडीडीएच का उस विशाल बिल्डिंग के सामने खडीडीडा होता है और उसे ध्यान से देखते हुए मुस्कुराता है कि यह वाकई एक अमेजिंग बिल्डिंग है। वह नोटिस करता है कि वहां आने वाले ज्यादातर लोग बड़े मास्टर्स हैं, जिसकी वजह से वोंग टैंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, इसलिए वह भेष बदलने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल से होता हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ बढ़ाता है। उसने एक अजीब सा एलियन मास्क पहन रखा है, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। वह स्टाफ से कहता है कि वह यहां अपना मार्शल आर्ट्स मास्टर सर्टिफिकेट लेने आया है। रिसेप्शन पर खड़ी डी लडीडीएचकी को उसके अजीबोगरीब हुलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे एक मशीन की तरफ ले जाती है। वह उसे निर्देश देती है कि उसे मशीन के अंदर एक टेस्ट पास करना होगा और अगर वह इसमें सफल रहा तो 10 मिनट से भी कम समय में उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तभी अचानक सिस्टम नोटिफाई करता है कि वोंग टैंग अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बन चुका है। वेटिंग एरिया में बैठे हुए उसे स्टाफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है। वहां खाड़ी डी डीएचआ कर्मचारी अपना सिर खुजलाता है और कंफ्यूज होकर अपने साथी लाओ फू को स्क्रीन देखने के लिए बुलाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि वोंग टैंग नाम का यह लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में मास्टर बन गया है। उसका साथी कहता है कि वह यह नाम पहचानता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने इसके बारे में एक रिपोर्ट देखी थी। सिक्योरिटी फुटेज चेक करने के बाद ऑफिसर कंफर्म करता है कि यह वही टीनेजर है जिसने 1 महीने से भी कम समय में एडवांस्ड लेवल हासिल कर लिया था। वह उसे एक जीनियस और इस साल के एग्जाम का डार्क हॉर्स करार देता है। हमारा लड्डचका अपना आईडी कार्ड हाथ में थामे हुए बाहर आता है, यह जानते हुए कि अब उसे समाज में बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। उसे याद आता है कि उसे जल्दी से अपनी आईडी इन्फो सेलर को भेजनी है और उसके बाद तुरंत स्कूल लौटना है। कुछ समय बाद वह स्कूल वापस आ जाता है और अपने क्लासमेट्स से बात करने लगता है। अचानक चूहन वोंग टैंग के पास आती है और उसे रुकने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद वे दोनों बाहर अकेले खड़े होते हैं, जहां एक भारी सन्नाटा छाया हुआ है। वह घबराई हुई लड़की अपने क्लासमेट को देखती है और कुछ कहना चाहती है, पर हिचकिचा रही है। हमेशा की तरह हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि जो भी दिल में है बस कह दो। वह ब्यूटी हकबकाते हुए अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ कहती है जो उसे पहले समझ नहीं आता। एक पल बाद चूहान हिम्मत जुटाकर जोर से पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। वह अपनी नजरें झुका लेती है, जबकि वोंग टैंग बड्डे शांत भाव से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। वह तुरंत जवाब देती है कि उसे 150,000 चाहिए और वह वादा करती है कि वह जल्द ही इसे वापस कर देगी। उसे पता है कि यह बहुत बड़ी रकम है, पर वह एग्जाम के बाद
पार्ट टाइम जॉब करके इसकी भरपाई कर देगी। बिना एक पल की देरी किए वोंग टैंग उसका अकाउंट नंबर मांगता है ताकि वह तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सके। अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए वोंग टैंग मन ही मन सोचता है कि आखिर एक स्टूडेंट को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई। अपनी आंखें मलते हुए वह ब्यूटी कहती है कि वह इस कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुका देगी। वह जानती है कि इस वक्त हर किसी को पैसों की तंगी है, पर हमारा लड्डी एचका उसे समझाता है कि उसे इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहता है कि सबसे जरूरी चीज अभी पढ़ाई पर फोकस करना है और बाकी सब कुछ बाद में देखा जा सकता है। यह सुनकर वह लड्डीच की बहुत शाय महसूस करती है और बिना कुछ कहे तुरंत वहां से भाग जाती है। वोंग टैंग इस सिचुएशन को लेकर काफी फिक्रमंद है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वह अपनी दोस्त की असल परेशानी का पता नहीं लगा लेता उसे चैन नहीं आएगा। इसलिए वह अपनी क्लासमेट का पीछा करने का फैसला करता है ताकि वह समझ सके कि आखिर माजरा क्या है। उसे पता चलता है कि उसके परिवार की एक छोटी सी दुकान है। तभी पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ सस्पिशियस लोग उस मिनी मार्केट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक गंजा आदमी वोंग टैंग को गुस्से में देखता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने घूरना बंद नहीं किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा लड्डिचका अपनी नजरें घुमा लेता है और ऐसा नाटक करता है जैसे वह डर गया हो, लेकिन वह छिपकर उन पर कड्ढी नजर रखता है। वह सुनता है कि वह ग्रुप चिल्ला रहा है कि अगर उन्हें आज पैसे नहीं मिले तो वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वे लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए दुकान का दरवाजा लात मारकर खोलते हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी तुरंत पूछता है कि क्या उसके पैसे तैयार हैं, और अपनी बात में वजन डालने के लिए वह काउंटर पर सोडा की कई बोतलें पटक देता है। वह आदमी एक बोतल खोलता है और उस बेबस औरत के बहाने सुनने लगता है। वह औरत समझाती है कि उसकी बेटी ने रिश्तेदारों से उधार मांगा है और जल्द ही उनके पास पैसे आ जाएंगे। बस उन्हें पूरी रकम जमा करने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत चाहिए। वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि वह इंतजार करते करते थक चुका है और उसने पहले ही उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शायद उनका इरादा पैसे लौटाने का है ही नहीं और वे सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। डरी हुई औरत कहती है कि वे सब कुछ वापस कर देंगे। उन्होंने कुछ पैसे जमा भी किए हैं, पर वह अभी काफी नहीं है। वह गिड़गिड़ाते हुए 2 दिनों का समय और मांगती है, पर वह गंजा आदमी साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर अभी पैसे नहीं मिले तो वह दुकान तहस नहस कर देगा। वह अपने ग्रुप को सब कुछ तोड़ने का ऑर्डर देता है। चूहन जानती है कि अगर दुकान बर्बाद हो गई तो उसके माता पिता दोबारा शुरुआत नहीं कर पाएंगे। वह उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है और कहती है कि वे अपना कर्ज वापस ले लें, क्योंकि वह उन्हें अभी के अभी 150,000 देने के लिए तैयार है। वह आदमी एक पल के लिए शांत होता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए। लड़की की मां हैरान होकर अपनी बेटी से पूछती है कि वह ऐसा झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। अपनी मां को बचाने की कोशिश में चूहान कहती है कि वह तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देगी और उसके बाद उन लोगों को यहां से जाना होगा और उन्हें भूल जाना होगा। वह आदमी कहता है कि पैसे मिलते ही वे चले जाएंगे, पर वह एक नई शर्त रख देता है। वह कहता है कि 150,000 का कर्ज कुछ दिनों पहले का था और देरी की वजह से अब यह रकम बढ़कर 200,000 हो गई है, जिसे उसे अभी चुकाना होगा। वह औरत हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी ने भी एक्स्ट्रा फीस के बारे में नहीं बताया था। गुस्से में भरी चूहान चिल्लाती है कि असली अपराधी उसके सामने खड़े हैं और वह उनकी रिपोर्ट कर सकती है। वह आदमी हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वह सारा कर्ज माफ कर देगा। अपनी बेटी को पीछे छिपाते हुए दुकान की मालकिन चिल्लाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह सुनकर वह हट्टा कट्टा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उन्होंने खुद यह रास्ता चुना है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है जो पूछती है कि वह आदमी आखिर कर क्या रहा है। चूहान जानती है कि यह उसका दोस्त है, पर वह हैरान है कि वह यहां कैसे पहुंचा। वह बॉस उस कॉन्फिडेंट टीनेजर को देखता है और अपने ग्रुप से पूछता है कि क्या यह वही लड़का है जो पहले उन्हें घूर रहा था। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मसीहा आ गया है, पर वोंग टैंग बड़े शांत लहजे में कहता है कि वह यहां किसी ब्यूटी को बचाने नहीं आया है, बल्कि वह सिर्फ शहर की सफाई करना चाहता है और बुरे लोगों से छुटकारा पाना चाहता है। वह बॉस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस लड़के को ऐसा सबक सिखाओ कि यह जिंदगी भर याद रखे।
एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही वोंग टैंग एक हमला रोकता है, वह उन लोगों को सलाह देता है कि वे सावधानी से लड़ें ताकि दुकान को कोई नुकसान न पहुंचे। अगले ही कुछ मिनटों में वे सारे गुंडे कमरे के अलग अलग कोनों में गिरे हुए नजर आते हैं। वोंग टैंग एक एक करके सबको ठिकाने लगा देता है और उनका लीडर यह सब देखकर सदमे में चला जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि एक अकेला लड़का यह सब कैसे कर सकता है। उस हार चुके गुंडे को घसीटते हुए वोंग टैंग उस बॉस से कहता है कि उन्हें यह सब खत्म करने के लिए बाहर चलना चाहिए। अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए वह उनमें से एक आदमी को जमीन पर पटक देता है। लीडर अपने दो आदमियों को हुक्म देता है कि वे एक साथ इस अकेले लड़के पर हमला करें, क्योंकि वह अकेला है। पर वोंग टैंग इसे देखकर डरने के बजाय मजे लेता है और सोचता है कि वार्म अप करने के लिए यह एक अच्छी वर्कआउट है। अगले ही पल वह बड़ी आसानी से अपने विरोधियों को धूल चटा देता है। अपने आदमियों को इतनी जल्दी हारते देख वह हट्टा कट्टा आदमी गुस्से से भर जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करते हुए धमकी देता है कि यह आखिरी बार नहीं है और वे फिर मिलेंगे। लेकिन हमारा लड़का उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह अपने बैकपैक में हाथ डालता है और यह महसूस करते हुए कि उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है, वह उस आदमी की तरफ एक भारी पत्थर फेंकता है। पत्थर लगते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। वोंग टैंग उसके पास जाता है और कहता है कि उसे अपशब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि कैसे आम लोग भी अपने पीछे स्किल बबल्स छोड़ जाते हैं। वह उस आदमी को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट सौंपने का हुक्म देता है। कांपते हाथों से वह आदमी कागज बाहर निकालता है और कहता है कि यही वो कॉन्ट्रैक्ट है। वोंग टैंग अपनी दोस्त के पास जाता है और उसे वह डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि सब कुछ सही लिखा है या नहीं। वह नोटिस करता है कि परिवार ने 100,000 उधार लिए थे, पर वह आदमी बिना किसी वजह के दुगनी रकम मांग रहा था। वह कहता है कि इन लोगों के लिए पैसे कमाना नहीं, बल्कि चोरी करना ज्यादा आसान है। वह उस आदमी को चेतावनी देता है कि उसे खबरों पर नजर रखनी चाहिए, खासकर बैंक लुटेरों के साथ जो हुआ उस कहानी पर। वह गंजा आदमी वोंग टैंग के सामने झुककर अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है। चूहान अपने दोस्त की मदद के लिए उसे शुक्रिया कहती है, पर वह हैरानी से पूछती है कि वह शहर के इस हिस्से में क्या कर रहा है। वोंग टैंग पूछता है कि क्या वह यकीन करेगी अगर वह कहे कि वह उसका पीछा कर रहा था। चूहान ठंडे अंदाज में मुड़ जाती है और कहती है कि वह उससे अब और बात नहीं करेगी। वह अपनी मां को देखने चली जाती है। वोंग टैंग बात को वहीं खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए वह दुकान के अंदर चला जाता है। वह औरत अपनी बेटी के क्लासमेट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और उसे रात के खाने पर रुकने के लिए कहती है। चूहान यह कहकर उसे टालने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ उसके डेस्क पर बैठने वाला एक लड़का है, पर उसकी मां नहीं मानती। वह अपनी बेटी से कहती है कि जब तक वह खाना तैयार कर रही है, वह उनके रक्षक को दूसरी मंजिल वाले अपार्टमेंट में ले जाए। लड़के को इस बात पर हैरानी होती है कि लड़की के पिता कहाँ हैं और उन्होंने अपने परिवार को क्यों नहीं बचाया। वह इस बारे में पूछता है। चूहन बड़े शांत भाव से कहती है कि वह उनसे मिलने ही वाला है। दरवाजा खोलते ही चूहन अपने पिता को आवाज देती है कि वह वापस आ गई है। सोफे पर लेटा हुआ आदमी या तो सो रहा है या बेहोश है। वोंग टैंग उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। उसकी क्लासमेट बताती है कि उसके पिता कभी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हुआ करते थे, पर जब वे शिंगवू कॉन्टिनेंट से लौटे तो उन्होंने अपने पैर खो दिए और उनकी हिम्मत टूट गई। लड़का मन ही मन सोचता है कि उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया इतनी खतरनाक हो सकती है। वह पूछता है कि अपने पिता के साथ हुए इस हादसे के बाद भी वह क्यों पढ़ाई जारी रखना चाहती है और एग्जाम देना चाहती है। अचानक चूहन गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि वह बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके पिता के पार्टनर ने बताया था कि उनके विरोधियों ने उनके लिए जाल बिछाया था। लड़का पूछता है कि उसके पिता के साथी मदद क्यों नहीं कर रहे, जिस पर वह बताती है कि वे सब महाद्वीप पर लड़ने में बिजी हैं और वापस नहीं आ सकते। वह आगे कहती है कि उसकी छोटी बहन हाल ही में बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसकी मां के पास पैसे उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वोंग टैंग को हैरानी होती है कि उसकी एक बहन भी है। दरवाजे पर रुकते हुए चूहान एक ठंडी सांस लेती है और बताती है कि मुख्य समस्या यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बीमारी आखिर क्या है।
वह दरवाजा खटखटाती है और अपनी छोटी बहन को बताती है कि उसका एक दोस्त आया है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वोंग टैंग जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज उसे पीछे हटने की चेतावनी देती है। उसकी क्लासमेट भी उसे पास न जाने के लिए टोकती है। जब वह लड़की चूसिया से बात कर रही होती है, लड़का सोचता है कि एक आम इंसान इतने सारे स्किल बबल्स कैसे बना सकता है। वह उम्मीद करता है कि इसका उसकी बीमारी से कोई लेना देना न हो। तभी कोई अनजान ताकत उसे उन बबल्स की ओर खींचने लगती है।